कल हमने बात की थी ट्रांसफर प्राइसिंग की। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब एक एसोसिएट इंटरप्राइजेज दूसरी एसोसिएट इंटरप्राइजेज के साथ कोई डीलिंग करती है और इस प्रकार से डीलिंग करती है कि इंडिया में जो टैक्स है वो कम हो जाए, ठीक है, और फॉरेन में वैसे ही टैक्स कम है, तो मतलब ये मैनिपुलेशन करके हमें हमारा क्या करना है, टैक्स इवेजन करना है। ये कुछ लोग प्लानिंग करते हैं और उसको रोकने के लिए एएलपी हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए हमने ये बोला था कि 3 डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, जिसमें पहली डेफिनेशन आपको बताई गई थी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कि कौन से ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में कवर होते हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और तीसरा पॉइंट आपको क्या कहा गया था, एसोसिएट इंटरप्राइजेस कौन है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने लिख के दिया है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। तो लिखा गया है कि जैसे जैसे मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस तो बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, पर उसके साथ साथ टैक्स इवेजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब टैक्स इवेजन बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है द प्रॉफिट डेराइव्ड बाय सच enterprises carrying on business in India can be controlled by the multinational groups by manipulating the price charged and paid। समझ रहे हैं, इंडियन कंपनी ने फॉरेन में कुछ सेटअप लगाया या फॉरेन कंपनी ने इंडिया में सेटअप लगाया, वो इंडिया में अपना टैक्स कम करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग को रखा गया है, लीडिंग द इरोजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स रेवेन्यू की चोरी करने के लिए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया, ठीक है, जो कि हमें कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल प्राइस में मदद करता है, और उस रीजनेबल प्राइस को बेटा क्या बोलते हैं हम, एएलपी बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको कल बताया था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स को रोकने के लिए। क्लियर है बेटा, एक बार बोल दो यहाँ तक। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ कल आपको। ठीक है, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली रीडिंग करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। इंटरप्राइजेस क्या होती है, देखिए इंटरप्राइजेस आप जानते हैं ऐसा कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन, जैसे इनकम टैक्स में 7% होते हैं ना, तो कोई भी पर्सन जो इस तरीके का काम कर रहा है, एक पर्सन, अभी ये पर्सन में 7 लोग आ गए वो, ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, वो सब आ गए। ठीक है, और वो अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी तरीके की, सब प्रोडक्शन की, सप्लाई की, स्टोरेज की, मतलब किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इंटरप्राइजेस है। ओके, चलिए आगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये हमारे मुद्दे की बात है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर इंटरप्राइजेज। 2 और मोर कौन से इंटरप्राइजेज, एसोसिएट इंटरप्राइजेज। ठीक है, आइदर और बोथ ऑफ whom नॉन रेजिडेंट इन द नेचर ऑफ, अब वो आपस में कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेज का, सेल का, लीज का, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने का, लोन लेने का, देने का, ऐसे कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, किसका, प्रॉफिट वगैरह बांटने का। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक बार ये लाइन आप डिटेल में पढ़ेंगे, सभी लोग इस लाइन को पढ़ेंगे। एन ट्रांजेक्शन, ए ट्रांजेक्शन बिटवीन associate with person other than associate enterprises shall be deemed to be international transaction entered into between 2 associate enterprises। एक बार इसको पढ़ लीजिए सब।
ठीक है। इनकी लैंग्वेज जो है फ्रेमिंग की वो थोड़ी हार्ड है, इसीलिए मैंने कल आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया था इनका मतलब। ठीक है, आगे भी पढ़ना, इसको इतना ही मत पढ़ना वरना अधूरा लगेगा। ये इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रायर एग्रीमेंट, एक एसोसिएट और नॉन एसोसिएट के बीच का ट्रांजेक्शन भी इंटरनेशनल में कवर होगा अगर उनके बीच में पहले से क्या हो, प्रायर एग्रीमेंट। आपको याद होगा, या मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कल? याद है? आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में लिखवाया था। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज मैंने लिखी है, जो कि थोड़ी सी टिपिकल है। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप ये लैंग्वेज याद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और आप अपनी में लिखना चाहे तो अपनी वाली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़िए। फॉर द ट्रांजेक्शन बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इट शुड बी सेटिस्फाइड दैट दो टू कंडीशंस। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी को बताना चाहते हैं तो दो कंडीशन में से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन है बेटा? पहले कह रहे हैं इट मस्ट बी ए ट्रांजेक्शन बिटवीन टू एसोसिएट इंटरप्राइजेस, दो एसोसिएट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जानकारों के बीच में ही होता है ना मैनिपुलेशन, अनजानों में तो नहीं होता। ठीक है, एंड एट लीस्ट वन इंटरप्राइजेज मस्ट बी नॉन रेजिडेंट, एक इंडिया में होनी चाहिए, एक इंडिया के बाहर होनी चाहिए। अगर दोनों इंडिया में है तो फिर वो एचडीटी में चला जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जो एचडीटी में चला जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया में और बाहर वो ये वाला ट्रांजेक्शन है, बाहर और बाहर वो यहाँ नहीं लिया है हमने। ठीक है, और इंडिया इंडिया जो मैंने लिख के दिया था कल वो ये है नीचे, समझ गए? डीम्ड वाला, आप तो एक काम करो, इस पूरे पॉइंट में ये वाले दो पॉइंट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, ये करेक्ट है, ऊपर जितनी डिस्कशन दी गई है उसका करेक्ट है। ये मैंने कल आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था और ये मैंने आपको कल सेकंड पॉइंट पढ़ा था। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल इंक्लूड द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड द organization entered into by an enterprises with an associate enterprise, irrespective of the fact that it is bearing on profit or income or losses or asset of such enterprise at the time of transaction or at the future date. बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा हुआ है। एसडीटी क्या है? कल आपको मैंने बताया था कि अगर इंडिया में आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जिसको स्पेसिफिक रिलीफ है कहीं पे और एक जो नॉर्मल एरिया में है, तो भी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। देखिए वो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ एनी एनएसएससी मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, नेमली उनको स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में बोला गया है, any expenditure incurred in respect of which payment has been made or is to be made to a person under section 40A2। बता सकते हैं कौन सा है? तो बता सकता है ये सेक्शन 40A2B क्या है? सेक्शन 40A2B क्या है? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, शायद। यस। अच्छा, मुझे एक फर्क बताओ, हम ट्रांजेक्शन को यहाँ लें, मतलब एएलपी वाले में लेके आए, या हम ट्रांजेक्शन को बीएनपी वाले में लेके जाए, फर्क क्या है? देखो ऐसा ध्यान से समझना कि ये एक एसएससी है, ठीक है, इसने अपने भाई को, ये कौन है? भाई है, इसने इसके भाई को सैलरी दी, ठीक है, और वो सैलरी अनरीजनेबल है, वो सैलरी एक्सेस है, अनरीजनेबल है। ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए थी 10,000 और इसने पे किया है 40,000।
इसने पे किया है 40,000, इसमें भी तो टैक्स प्लानिंग हो रही है। ठीक है, हमने बीएनपी में ये पढ़ा कि भैया ये रीजनेबल का जो एक्सेस है 30,000 इट विल बी डिसअलाउड, ये डिसअलाउड कर दिया जाएगा, ऐसा पढ़ा था हमने कि 30,000 रुपए इस केस में क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। ऐसे ही पढ़ा था, बोलिए ऐसे ही पढ़ा था क्या? पर सवाल ये आता है कि ये आपने 10,000 रीजनेबल निकाले कैसे? आपने रीजनेबल ये 10,000 कैसे निकाले? वहां तो दे रखा होता था हमें, वहां तो दे रखा होता था ना, बीएनपी में तो दे रखा होता है कि इतना रीजनेबल है, पर वो जो रीजनेबल निकालने वाला तरीका है वो यहाँ होता है, उसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं बेटा, एएलपी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एएलपी, आर्म्स लेंथ, समझ गए? तो वो रीजनेबल निकालने का प्रोसेस जो है वो यहाँ है, एक बात। दूसरी बात, कई ट्रांजेक्शन वहां कवर नहीं होते, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इसने भाई को सेल किया एट लोअर रेट, इसने भाई को माल बेचा कम रेट पे, तो बताओ कम रेट पे माल बेचना क्या कोई खर्चा है? मुझे ये समझाओ, क्या मैं अगर अपने किसी रिश्तेदार को कम रेट पे माल बेचूं तो क्या वो मेरा खर्चा है? माल बेचना कोई खर्चा है क्या? नहीं है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू है तो क्या मैंने सेक्शन 40A2 में इसको कोई अलाउड डिसअलाउड किया होगा? अच्छी है, आपकी बात सही है बिल्कुल कि माल बेचना रेवेन्यू है, खर्चा नहीं है। तो क्या हमने 40A2 में वहां पे कोई एडजस्टमेंट किया होगा? जब हम खर्चे डिसअलाउड कर रहे थे तब हमने कोई एडजस्टमेंट किया होगा? किया होगा? क्या एडजस्टमेंट किया होगा? हमने वहां पे क्या एडजस्टमेंट किया होगा? सेक्शन 30 से लेके 38 तक हम खर्चे पढ़ते हैं, फिर 40A1 A2 A3 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं। क्या हमने कम में माल एक्सेस डिसअलाउड, तो डिसअलाउड तो खर्चा होता है बेटा, खर्चा तो हमने किया ही नहीं है भाई, कम रेट पे माल बेचना कोई खर्चा थोड़ी है, और अगर खर्चा है ही नहीं तो हम डिसअलाउड कैसे करके आए वहां पे? ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अराइज होगा, इसीलिए मैंने पूछा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक 100 रुपए का सामान है, ठीक है, एमआरपी बोल देते हैं या फिर सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी, ऐड करेंगे जो कम दिया, कैसे करेंगे मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने अपने भाई को 60 रुपए में सेल किया, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी सेल में कितना इंक्लूड किया होगा? मैंने अपनी सेल में कितना इंक्लूड किया होगा? 100 रुपए का मेरा सामान है पर मैंने अपने भाई को 60 रुपए में बेच दिया अपनी दुकान से, तो मैंने सेल में कितना इंक्लूड किया होगा बेटा? 60 रुपए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जब हम बीएनपी के एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या ये 40 रुपए मैंने वहां पे कहीं ऐड किए हैं या कहीं डिसअलाउड किए हैं? बोलो, बीएनपी में कहीं ऐसा जिक्र आया था कि हम इसको डिसअलाउड कर देंगे, ऐसे कोई पॉइंट आया था? नहीं, क्योंकि हम वहां पे बेटा खर्चों को डिसअलाउड कर रहे थे, हम सारी कहानी खर्चों की पढ़ रहे थे, और ये तो खर्चा है ही नहीं। आप ये कम रेट पे माल बेचना तो खर्चा है ही नहीं, तो अब मैं तो कहूंगा मेरा रेट ही इतना है, मैं तो जैसे ही बेचता हूँ, ये तो पकड़े जाने पे बात होगी। तो वहां पे हमने दक्षिता बेटा इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, ठीक है। हमने ये जरूर कहा था कि अगर खर्चा दिया है भाई को और वो कम होना चाहिए था, ज्यादा है, तो हम एक्सेस को डिसअलाउड कर देंगे, वो आपकी बात ठीक है, पर इनकम का हमने कोई एडजस्टमेंट वहां नहीं किया ऐसा, समझ रहे हैं? वो एडजस्टमेंट यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ हम निकालेंगे कि भैया तुझे माल 60 पे नहीं 100 पे बेचना चाहिए था, तूने 40 पे कम बेचा, तो हम तेरी 40 रुपए से इनकम ऐड करेंगे, वो यहाँ करेंगे हम।
आगे बात समझ में सबके? ओके अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एनी ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 88। 88 पता है आपको, जो डिडक्शंस पढ़ते हैं हम चैप्टर उसकी बात कर रहा है। तो इनकम बेस्ड जो डिडक्शंस है हमारी, उनकी बात कर रहे हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन वाले कोई ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, जैसे मैंने कल बताया था ना, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मल और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 80 IA IB IC ऐसी कोई डिडक्शन मिल रही है। ठीक है, मान ले कि एक ही डिडक्शन में है, तो मैं यहाँ से इसको सप्लाई कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ लोअर वैल्यू पे, तो मेरा यहाँ का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ कवर कर दिए गए हैं HDT के अंदर। ठीक है, 8 के IA8 में जो है वो IA10 में है, जो मतलब ये स्पेसिफिकली लिख दिए गए हैं। आप सीधा लिख सकते हैं कि डिडक्शन वाले ट्रांजेक्शन। ये सेज वाला एग्जांपल है जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर सेज वाली यूनिट के साथ हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है, उसका प्रॉफिट बढ़ाया है और हमारा प्रॉफिट घटाया है, तो भी वो HDT में कवर हो जाएगा। ठीक है, और एनी अदर ट्रांजेक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा इसलिए लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इनमें एड ऑन करती रहती है और कर सकती है। ठीक है अच्छा, क्या हर बार ये जरूरी है कि हमने अगर कम रेट पे सेल किया है तो हम टैक्स चोरी ही करना चाहते हैं, ऐसा जरूरी है? अगर हमने कम रेट पे कभी सेल किया है तो इसका मतलब जरूरी है कि हम टैक्स चोरी ही करना चाहते हैं? नहीं, जरूरी तो नहीं है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया जैसे अभी है ना, ये मान लो लॉकडाउन खुला है, सभी को पैसे की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, वो कहता है भैया फ्रिज कितने का, आप कहते हो, वो कहता है 15,000 का। आप कहते भाई मैं तो 13,000 दूंगा, तुमको लेना है तो लो, वरना देना है तो दो, वरना मत दो। अब वो सोचता है इतने दिन से काम बंद पड़ा है यार, ले जा, ले जा भाई, 13 में ले जा। तो इसका मतलब क्या इसका इंटेंशन टैक्स चोरी था? नहीं था। सिमिलरली कंपटीशन करने के लिए भी कई बार माल कम में देना पड़ता है, तो क्या उसका पर्पस टैक्स चोरी होता है? नहीं होता। इसलिए इन सारे ट्रांजेक्शन पे देखो एक रिलीफ है आपके लिए, और वो ये है कि इन ट्रांजेक्शन को हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तभी जोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन सभी ट्रांजेक्शन को हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तभी जोड़ेंगे जब इनका एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। जब इनका एग्रीगेट अमाउंट 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो टोटल साल का, तो ही हम इसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लेंगे। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका 19-20 का टर्नओवर, ये वाले ट्रांजेक्शन मिला के 18 करोड़ के हो रहे हैं। क्या इस पे एलपी प्रोविजन लगेंगे? क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगेंगे? ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक कंपनी है जिसका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है और वो 18 करोड़ रुपए का है पूरे साल का, तो क्या उस पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगेंगे? नहीं। अगर इसका ट्रांजेक्शन 22 करोड़ का होता तो क्या लगते? क्या इस पे एलपी प्रोविजन लगते? यस, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो लिमिट है ना, ये 20 करोड़, ये एमसीक्यू में फाइनल में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये आपको फिगर ध्यान रखनी है। और मैं एक बात और बता दूं, 2016 से पहले नहीं, 20 करोड़ नहीं लेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा होंगे तो लेंगे बेटा, एक्सीड। ठीक है, हाँ मैं एक चीज और बता दूं आपको, 2016 मतलब 1 अप्रैल 16 से पहले ये लिमिट कितनी थी? 5 करोड़ थी। तो आपने स्कैनर उठाए, हो सकता है कोई पुराना क्वेश्चन आपको मिले, तो ध्यान रखना 2016 से पहले 5 करोड़ की वैल्यू थी, फिर बढ़ा के इसको 20 करोड़ कर दी गई है। हमारे लिए रिलेवेंट 20 करोड़ है। ये मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बताया आपको। इज इट ओके? ओके बेटा,
नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन इज एसोसिएट इंटरप्राइजेज। अच्छा, आपने शायद कंसोलिडेशन पढ़ लिया क्या? आपने अकाउंट्स में कंसोलिडेशन पढ़ लिया क्या आपने? आपके साइड सीएफआर में एक टॉपिक है, हाँ, कंसोलिडेशन चल रहा है, ओके ठीक है। तो वहां पे भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज जैसा कुछ आता है या सब्सिडी आता है? सिर्फ एसोसिएट इंटरप्राइजेज जैसा कुछ आता है या सब्सिडी वर्ड आता है? एसोसिएट भी आता होगा, आता ना, सब्सिडी आया है, एसोसिएट आता है, अच्छा ऐसा। ठीक है, देखिए एसोसिएट का मतलब ये है कि मैं किसी कंपनी के साथ प्लानिंग तभी करूंगा जब मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा, वो मेरी बात मानेगा। अनजान आदमी तो मेरी बात नहीं मानेगा ना। मैं उसको कहूँ कि भैया मैं तुझे 5 करोड़ का माल सस्ते में देता हूँ, तू मुझे पैसे केस में वापस दे देना, क्या अनजान आदमी ऐसा करेगा? अगर मैं किसी अनजान आदमी को कहूँ कि मैं तुझे 5 करोड़ का माल 2 करोड़ में दे देता हूँ, तो मुझे 3 करोड़ रुपए कैश में अलग से दे देना वापस, ऐसा कर लेगा अनजान आदमी? और हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे कि वो दे देगा? नहीं, ना तो वो हाँ करेगा और ना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो दे देगा। कल को मना कर देगा, बोले हो गया काम, 2 करोड़ का माल है, 2 करोड़ में ले लिया, बात खत्म। तो हम जो प्लानिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट के साथ ही करेंगे। तो कैसे, समझिए। एसोसिएट इंटरप्राइजेज उसको कहा गया है विच पर्टिकुलर पार्टिसिपेट्स, ये ध्यान रखना, देखो बहुत सारे पॉइंट है इसमें। पार्टिसिपेट इन ईच अदर्स बिजनेस, ऐसा बोलेंगे हम। पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी। वन और मोर इंटरमीडियरी का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करें, इनडायरेक्टली भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अदर इंटरप्राइजेस, मतलब मैं अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में, कंट्रोल में या कैपिटल में कोई पार्टिसिपेट करता हूं, तो वो और मैं आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट इंटरप्राइजेज जाएंगे। समझ गए? जरूरी नहीं है कि ऐसा मैं खुद करूं, मैं किसी के थ्रू भी कर सकता हूं। आपको ध्यान होगा, एक कंपनी थी वोडाफोन और एक कंपनी थी हच, पता है? वोडाफोन और हच का नाम सुना है? लोग कहते हैं कि वोडाफोन ने हच को खरीदा, क्या ये सही है? लोग कहते हैं कि वोडाफोन ने हच को खरीद लिया था, इज इट ट्रू? नो? तो फिर क्या हुआ था? वोडाफोन ने हच को नहीं खरीदा, अमलगमेशन, हाँ वो टेक ओवर, वो ये बात हो गई ना, अमलगमेशन भी तो टेक ओवर ही होता है। क्या मैं अमलगमेशन को टेक ओवर नहीं बोल सकता? अभी बाकी बोलो, जिन्होंने ना 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 लिखा है वो मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ था फिर, अगर खरीदा नहीं था तो क्या हुआ था? साक्षी सत्यम, आपने लिखा है नहीं, मर्ज हुए थे। नहीं, वो तो तुम बेटा अलग चले गए, वो चीज सही है तुम जो बता रहे हो सत्यम, पर वो इसका आंसर नहीं है, ठीक है? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर नहीं है बेटा। देखो, ऐसा हुआ था कि हच के शेयर एक और कंपनी है, ऐसा, ठीक है, हच के शेयर उसके पास थे। वोडाफोन ने इसके शेयर खरीदे, ध्यान से समझना, वोडाफोन ने हच को नहीं खरीदा, हच के साथ अमलगमेशन नहीं किया, उन्होंने इस कंपनी को खरीदा, इसके साथ अमलगमेशन किया, और जब इसके साथ किया तो इसके शेयर किसके पास थे? इसके पास। तो भैया अगर मैं इसका मालिक हूं तो इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक भी मैं हूं, और इसके पास हच के शेयर थे, तो क्या मैं इनडायरेक्टली हच का मालिक भी हो गया? इस केस स्टडी को पढ़ना, बहुत अच्छी केस स्टडी है ये, ठीक है। वोडाफोन ने डायरेक्टली तो नहीं खरीदा, हच के शेयर किसी और के पास थे और वोडाफोन ने उसके शेयर परचेज कर लिए। मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, है ना, रियल फैक्ट नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, कि मैंने इसके 60% शेयर खरीद लिए, ठीक है, और इसके पास हच के 80% शेयर थे या 90% थे, ऐसा मान लीजिए। तो जैसे ही मैंने इसके 60 खरीदे तो ये 90 इसके और इसके 60 मेरे, तो मालिक हज का भी मैं हो गया।
ये चीज हुई थी, ठीक है। ये कंपनी फॉरेन कंपनी थी, ये कंपनी भी फॉरेन कंपनी थी, और ये इंडियन कंपनी थी। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा इनडायरेक्ट वे इसलिए अपनाया गया कि अगर वोडाफोन हच को खरीदती, वोडाफोन हच के शेयर खरीदती तो कैपिटल गेन लगता। शेयर खरीदती तो मैं फिर बोल दूं, अमलगमेशन नहीं है, शेयर परचेज करना है। अगर वोडाफोन हच के शेयर परचेज करती तो हच के ऊपर कैपिटल गेन लगता अपने शेयर बेचने का, ठीक है। या फिर मान लीजिए एसआर से हच के शेयर खरीदती तो एसआर पे कैपिटल गेन लगता। तो इसलिए इन्होंने उसको ना खरीद के इसके शेयर खरीदे। इन्होंने कहा मैं भी इंडिया से बाहर, तू भी इंडिया से बाहर, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इस पे कोई टैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाद में ये ट्रांजेक्शन इन्होंने कैपिटल गेन से बचा लिया था, और फिर ट्रांजेक्शन वो सेक्शन को अमेंड करके वो टैक्सेबल किया गया था उसको। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आगे बात समझ में? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे कंट्रोल हो सकता है। तो उन सारे ट्रांजेक्शन को क्या बोला गया है? एसोसिएट इंटरप्राइजेस बोल दिया गया। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करते हैं, ठीक है, गवर्न करते हैं, तो आप दोनों आपस में एसोसिएट हैं। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट अब हमें समझना है, ध्यान से समझिए, और ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, क्या बोला है? वन इंटरप्राइजेज होल्ड नॉट लेस देन 26% वोटिंग पावर इन द अदर इंटरप्राइजेज। मतलब ए होल्ड करता है बी के 26 और मोर, तो क्या दोनों आपस में एसोसिएट है? बोलिए, क्या दोनों आपस में एसोसिएट है? फटाफट हाँ या ना बोलते जाना, अभी मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं ना, आप समझते जाना, कि ए और बी, ए बी के शेयर होल्ड करता है 26% या उससे ज्यादा, और बी ए के शेयर होल्ड करता है। क्या ये दोनों एसोसिएट आपस में? यस। ये कौन सा कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए और बी दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए का काम बी के बिना नहीं चल सकता। ए डिपेंड करता है बी पे, ए डिपेंड करता है बी पे। तो क्या ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइजेज हैं? ए कंप्लीटली डिपेंड करता है बी पे, बी के बिना ए का काम नहीं चल सकता। तो क्या ये एसोसिएट है? यस, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ए सप्लाई करता है 90% रॉ मटेरियल टू बी। ए अगर बी को 90% रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, तो क्या बी का काम चलेगा ए के बिना, या बी ए से इन्फ्लुएंस्ड होगा? बोलो, बी ए से इन्फ्लुएंस्ड होगा? यस। तो इसलिए इन दोनों को भी एसोसिएट माना गया है। ठीक है, इन सबको माना गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जहां पे भी मुझे ये लगेगा कि मैं अपना काम तुमसे करवा सकता हूँ, तो वहां पे अपन दोनों को एसोसिएट बोल दिया जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, वन इंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड अदर। ऐसा है कि अंबानी जी है, ठीक है, और ये दो कंपनी को होल्ड करते हैं, ए को और बी को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। क्या ए एंड बी आपस में एसोसिएट है? अंबानी कंट्रोल ए एंड बी बोथ। तो क्या ए एंड बी आपस में एसोसिएट है? यस, बिल्कुल है। तो ये हमारा तीसरा, ये पॉइंट वाला कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए ने
बी को लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया। बी के टोटल लोन है 100 करोड़ के, जिसमें से 55 करोड़ के लोन किसने दे रखे हैं? ए ने दे रखे हैं। समझ रहे हैं? 100 करोड़ का लोन नहीं, सॉरी ये एसेट लिखो आप, है ना। बी के पास टोटल एसेट कितनी है? 100 करोड़ की। बी के पास टोटल एसेट कितनी है? 100 करोड़ की, जिसमें 55 करोड़ का लोन ए ने बी को दे रखा है। क्या दोनों आपस में एसोसिएट हैं? यस। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टोटल एसेट के 51% से ज्यादा का लोन दे रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 51% और मोर, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस में ये बात करा कि भाई साहब, यही लिख देता हूं, चलो। बी ने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, जिसमें से 20 करोड़ के लोन की गारंटी दे रखी है ए ने। बी ने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, जिसमें से ए ने गारंटी दे रखी है 20 करोड़ की। बताओ, दोनों एसोसिएट आपस में? बोलिए, दोनों एसोसिएट हैं? यस, डेफिनेटली। तो लिखा है कि one enterprises guarantee not less than 10% of total borrowing of other enterprises। ठीक है। कहने का मतलब एहसान तले दबना, ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर आप किसी के एहसान तले दबे हुए हो, तो आप वो जैसा कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा, और आप दोनों फिर एसोसिएट हो जाओगे। सही कह रहा हूं? ठीक है। ये कह रहा है कि जब ए क्या करता है, बी का जो बीओडी है, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें आधे से ज्यादा, ये मेजोरिटी ऐसा बोला गया है, यहाँ तो लिखा नहीं है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। बी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो बोर्ड है, उसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर ए अपॉइंट करता है। तो क्या दोनों आपस में एसोसिएट हैं? ठीक है। ये यहाँ पे हाफ लिखा है, आप मेजोरिटी वर्ड भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट मैं कर रहा हूं, तो आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट एक कॉमन पॉइंट डाल दिया कि कहीं से भी अपना कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा ए में, बी का में, बी का ए में, ए का बी में, तो भी वो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये सारे डीम्ड ट्रांजैक्शन है, और इन सबको एसोसिएट इंटरप्राइजेज में कवर किया गया है। बोलिए, बात समझ में आती है? एनी डाउट्स? नहीं है? चलिए आगे देखिए। हमें बोला गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर एचडीटी। बात तो एक है, क्योंकि दोनों ही ट्रांजैक्शन पे एएलपी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। लोन एंड एडवांसेस, क्या पूछ रहे हैं बेटा? ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक है, ऐसा कर दो इसको। ठीक है, ओके दक्षिता? पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर, ये पॉइंट समझा दीजिए। ओके। ये जो टेबल है, ये आपको रीड करनी है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट ऊपर वाली बातों को इलस्ट्रेट किया गया है। ये जो टेबल है, ये आपको अभी रीड करनी है, क्योंकि अब, ठीक है, ये अभी आपको रीड करनी है टेबल।